मगर दिस इज द मोस्ट, अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमारी, सबसे रेलेवेंट क्लासेस होने वाली हैं 2 से 3 क्लासेस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंटायर और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 80% मेंस के क्वेश्चन यहीं से आ जाए, अकेले इस एक डॉक्यूमेंट से। ठीक है, हाँ उसमें स्टैटिक पोर्शन यूज होगा, डेफिनेटली होगा, बट क्वेश्चन क्या आएगा, प्रिडिक्टिबिलिटी करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे हाई चांसेस हैं कि इस बार जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उनसे क्वेश्चन आए, स्पेसिफिकली मोशन ऑफ थैंक्स एंड प्रेसिडेंशियल एड्रेस, है ना। अगर मैं यूपीएससी एग्जामिनर हूं तो मैं लक्ष्मीकांत नहीं उठाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस चल रहा है, उसके ऊपर क्या डिस्कस होना चाहिए, कैसे पास होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, उससे पूछूंगा। ठीक है, पढ़ लेना ये भी घर जाके, मतलब आज नहीं तो कल, नहीं तो कब, बट मोशन ऑफ थैंक्स एंड प्रेसिडेंशियल एड्रेस और बाकी भी पढ़ लेना। पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ के जाना, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, मगर जो उसकी इनर प्रोसीडिंग्स होती हैं, मोशंस होते हैं, कट मोशन, एक प्रिविलेज मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर किसी ने राहुल गांधी की स्पीचेस पढ़ी है तो देखा होगा उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास हुआ था। व्हेन देयर इज समथिंग इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट होता है, तो कोई भी मेंबर होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास कर सकता है, एंटायर हाउस का ध्यान वहां पे लेके जा सकता है। अगर तुम ध्यान से किसी ने देखा है क्या, किसी ने, मैं ही, हाँ तो उसके अंदर देखो ना, अचानक से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास किया था निशिकांत दुबे ने, सब शांत हो गए, वरना इतना हा हुल्ला हो रहा था, अचानक से सब शांत हो गए, तो मतलब कुछ बहुत बड़ी बात होगी ना, समझे, सब्सटेंशियल मैटर में पास होता है। हम्म। अगर उससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जुड़ी हुई तो पक्का पूछेंगे, लेकिन मेंस में जैसे आजकल तो वो भी पूछ लेते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी एसआईआर है, अब वो बहुत ज्यादा डेप्थ हो गई चीजों की। बस करंट में अगर कोई रूल्स वगैरह आए हुए तो अगर बिल्कुल यूपीएससी गिरेगी तो पूछ लेगी, वरना नहीं पूछेगी। बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ जुड़ी हुई तो पक्का पूछेगी। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को अच्छे से पढ़ के जाना इस बार। वैसे तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ लेना, उसमें सब कुछ दिया होगा, सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बट ध्यान देना, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक थे ना एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करने के, ये वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। वैसे भी कुछ ज्यादा ही रिवोल्यूशनरी चीजें हो रही हैं, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा कि एग्जिस्टिंग सीएम केस लड़ रही है जाके। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, तो दीज थिंग्स मैटर। पूछ सकती, यही पूछ लेंगे वो, एग्जिस्टिंग सीएम्स केस लड़ सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट में, है ना। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना होता है स्टेट के लिए, कौन लड़ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और सेंटर की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो तुमको हिंट दे देता हूँ, ही इज कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स कहाँ पे हैं, 122 पे कहाँ एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, 80 पे जाके खत्म हो जाते हैं। 75 के जस्ट बाद 76 आर्टिकल आता है, उसमें है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद करने हैं ये सब चीजें, काम आ जाते हैं। लाइक डायरेक्ट नहीं पूछेंगे मगर इनडायरेक्ट पूछेंगे, और मगर एमपीएससी वगैरह में डायरेक्ट पूछते हैं, पार्ट 5 में क्या है, फलाने का आर्टिकल, बहुत गिरे हुए चीजें हैं। मगर अगर तुमने पार्ट्स और शेड्यूल भी ढंग से पढ़ लिए तो पक्के 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन हाँ यूपीएससी में भी हर बार काम आ जाते हैं।
एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काम आ जाती है ना, वैसे एक कई कई बार तो पूछ ही लेते हैं। जैसे एक बार मनी बिल के ऊपर पूछ लिया था, मगर वो नहीं पूछा जो सब पढ़ते हैं, 110। उन्होंने पूछा इसका प्रोसेस कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, तो कुछ ज्यादा नहीं, उसके आसपास वाला ही आर्टिकल होगा ना, 109 में था। इतना लिबरल होना होता है पेपर में कि ठीक है 110 आपको पता है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके आसपास वाला ये आर्टिकल 111 में तो होने से रहा, उसके बाद में तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। 112 में तो अप्रोप्रिएशन बिल ही है, 113 14 में ग्रांट्स। क्या ही होगा 109, एक लिबरल गैस लगाया जा सकता है, लॉजिकल गैस के आसपास ही होगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा रिजिड नहीं होना होता कि मैंने नहीं पढ़ा, पक्का गलत है। बट हाँ, जो तुम पढ़ के जाते हो ना पेपर में, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करो कि वट एवर यू हैव रेड वो सही है। ठीक है, तभी काम चलता है। वैसे तो घबराना होता ही नहीं है, बेशक ना भी आता हो कर लो। अगर घबराओगे नहीं पेपर हो जाएगा। और अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो जो इस साल देने वाले बच्चे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो? सब गुड। क्या ही होगा, नंबर ही कम आएंगे ना। किसको दिखाने नंबर? तुम्हारे गैस मार्क करने की पावर तो बढ़ रही है, वही काम आने वाली है। ओके, चलो अब अपने चीजों पे आ जाते हैं। ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन, कितनी ई वे बिल बन रही है? व्हाट इज ई वे बिल? ट्रांसपोर्ट करते टाइम आपको एक बिल शो करना पड़ेगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन थी? 50 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, कि नहीं? और कुछ गुड्स की भी वैल्यू थी, वैल्यू 50,000 से ज्यादा। ऐसे इफ देर इज a significant you can say thing given in economic survey, प्रोबेबिलिटी है कि उससे स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे को ई वे बिल से क्वेश्चन पूछना है, तो मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि ई वे बिल जनरेशन बढ़ा है डायरेक्ट। तो आपकी दो स्टेटमेंट कहां से दूंगा? उसके स्टैटिक से। ठीक है, दैट्स हाउ यू कनेक्ट स्टैटिक विद करंट अफेयर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है ना, करंट अफेयर को अलग अलग दिखते हैं तुम्हें, ऐसे वो कनेक्ट करने होते हैं। गॉट इट? तो ई वे बिल बहुत जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड साथ में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई गई है। एंड ग्रोस जीएसटी कलेक्शन, ग्रोस जीएसटी कलेक्शन बढ़ गई। व्हाट डू मीन बाय ग्रोस जीएसटी कलेक्शन? कहीं पे भी ग्रोस वर्ड लिखा तो क्या बताया था मैंने? ठीक है, मगर ये देखोगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम हो रही है। ये कैसे हो सकता है? अरे हर वक्त जीएसटी रिफॉर्म थोड़ी ना बोलना है। मेरा 100 रुपए कोई चीज थी, अगले साल हुई वो कितनी? 110। अगले साल 114। ग्रोस वैल्यू बढ़ रही है ना। मगर ईयर ऑन ईयर, ये मान लो 2020 में था, 2021, 2022, इंक्रीज तो हो रहा है, मगर इंक्रीज की रेट ईयर ऑन ईयर, यहां पे कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है? 10%। यहां पे फोर सेट में फेल हो गए। फोर तुम 100 का बेस मान रहे हो इसलिए फोर बोल रहे हो। 110 पे फोर का इंक्रीज कितने परसेंट इंक्रीज होता है? हाँ, हाँ, 110 था, 114 हो गया। कितने परसेंट ग्रोथ हुई है? काउंट करोगे ना, है ना?
तो जैसे जैसे तुम्हारा बेस बढ़ता जाएगा, इवन इफ ये 114 की बजाय 120 कर देता, तब भी ये ग्रोथ 10% नहीं आनी थी, क्योंकि यहाँ पे 10 करने से 110 ये बेस बड़ा हो गया है, 10 से कम वैल्यू होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बेस इफेक्ट। पढ़ाया था बेस इफेक्ट, ये है बेस इफेक्ट। एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा है, इक्वल नंबर में बढ़ रहा है, मगर परसेंटेज में वो नहीं बढ़ेगा उतना, लेस देन। यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 10% आ गया ना, सेम यहाँ पे 10% नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो रेट तो बढ़, वैसे एब्सोल्यूट बढ़ रहा है, मगर रेट कम हो रहा है। यही चीज देखने को मिल रही है किसमें, बुझे, समझे कि नहीं समझे? इस डेटा का सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये डेटा क्यों कम हो रहा है? जबकि जीएसटी तो बढ़ रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, इस ग्राफ से मैं दो क्वेश्चन बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? टोटल या ग्रोस जीएसटी कलेक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years, steadily increased. बट नेक्स्ट स्टेटमेंट दूंगा क्या, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फॉर जीएसटी कलेक्शन हैज बीन डिक्रीज्ड। अब बात समझ में आया? थर्ड स्टेटमेंट में जीएसटी से रिलेटेड कोई स्टैटिक फैक्ट दे दूंगा। क्या समझे कि नहीं समझे? इवन इफ आई वांट टू गिव अ क्वेश्चन फ्रॉम जीएसटी, जरूरी नहीं है वो सारा स्टैटिक से आएगा, बिल्कुल करंट अफेयर में आएगा, ये एप्लीकेशन पार्ट है इसका। एंड अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं बोल सकता, मगर पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, कुछ हद तक ज्योग्राफी भी, इनसे क्वेश्चन एप्लीकेबल एप्लीकेशन पार्ट्स पे आते हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ देम। ठीक है, अब हिस्ट्री से तो क्या ही एप्लीकेशन आएगी, मतलब जो है वो है, आर्ट एंड कल्चर से भी जो है वो है, मगर उसमें भी पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। पीवाईक्यू को एनालाइज कैसे करते हो? पीवाईक्यू का एनालिसिस ऐसे करना होता है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पैटर्न दिखता है। अगर तुम आर्ट एंड कल्चर का पीवाईक्यू खोलोगे तो वो पैटर्न दिखेगा कि एक साल जैनिज्म से क्वेश्चन आया तो अगले साल बुद्धिज्म से आता है। हम तो ऐसा ही करते थे, पिछले साल जैनिज्म से आया, जैनिज्म छोड़ जाते थे, पूरा बुद्धिज्म रट के चले जाते थे। कम पढ़ना है भाई जिंदगी में। ठीक है, फिल्म्स में नहीं आएगा, मेंस में आ जाएगा, आएगा जरूर। समझ में आएगा, चोला से कई साल से क्वेश्चन नहीं आया, चोला के बारे में पढ़ जाएंगे। अगर पिछले साल 16 से क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी, ऐसे नहीं बोला आ ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी कम है, एंड आपको प्रोबेबिलिटी के गेम में जीतना है। ठीक है, क्योंकि ये होता है बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले मतलब डेली ऑन एन एवरेज 12 आवर से ज्यादा पूरी साल। ठीक है, तो आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है। ये होता है एनालिसिस भी, कि कहाँ से टॉपिक भी गैस हो जाते हैं। 60% से ज्यादा पेपर गैस होता है, मेंस में तो पक्का होता है, बस वो गड़बड़ बचे हुए में है। ठीक है, और अगर आप प्रीलिम्स का भी देखोगे तो मोर देन 60% पेपर गैस होता है, यहाँ से ये टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो तो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो। मैं रियलिटी बताता हूँ तुमको, जब हम पहली बार मेंस दे रहे थे, तो हम पहली बार नहीं दूसरी बार दे रहे थे, तीन दोस्त थे साथ में, लोग रूममेट थे, तीनों मेंस दे रहे थे। तो हमने सारा लाइक एक मेंस 365 आता है। ठीक है, अब इतना तो होता नहीं भाई, कितना ही पढ़ लेंगे स्टैटिक, और हमने नहीं पढ़ा था स्टैटिक। मैंने पहली बार में, सच बताओ, जब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैंने प्रीलिम से पहले ना कभी एथिक्स पढ़ा था, ना इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा था, ना डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा था,
मतलब मेंस के सारे टॉपिक छोड़ दिए थे ना, सोसाइटी पढ़ा था, वो उस 3 महीने में ही तैयारी करनी थी जो करनी थी, तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ी, बट हो गया था। लेकिन करंट अफेयर से आई वॉज अवेयर, तो बहुत सारे टॉपिक हमको ऐसा लगता है कि नहीं पढ़े, मगर करंट अफेयर से हो जाते हैं, और जनरली क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो हम पढ़ते पढ़ते थक गए बिल्कुल, लास्ट में बचा हुआ था साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड आता सब कुछ है, कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, लेकिन कल क्या आने वाला बात ही नहीं पता है। तो एक मेंस 365 में अराउंड 120 पेजेस की बुक थी, तो हम तीनों बैठे, एनालिसिस किया कि कौन सा टॉपिक पढ़े, सिर्फ आधा 1 घंटा बैठे इस बात के ऊपर, इंडेक्स खोल के कौन सा पढ़ना चाहिए, इतनी देर में पढ़ लेते हम 2-3 टॉपिक। तो हमने, क्योंकि हम तीनों थके हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा थके हुए थे, पढ़ पढ़ के 3 महीने से पढ़ ही रहे हैं, तो हमने 2 टॉपिक चुने कि देखी जाएगी, बस ये 2 टॉपिक पढ़ के जाएंगे। मैं कसम से बता रहा हूँ, दोनों ही आए, एक सिंगल क्वेश्चन से बाहर नहीं आया। कुछ 1-2 टॉपिक और आए, बट वो ऐसे ही आए थे, मतलब कहीं करंट अफेयर में नहीं थे, वो तो हमें आते कर दिए। लेकिन उस बुक से सिर्फ वो 2 ही टॉपिक आए। गेस हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, सारा नहीं कहूंगा, ठीक है, सारा नहीं होता इतना, कोई नहीं, कोई इतना 30 मार्क का नहीं है, कितनी कोशिश कर ले, बट एक मेजर पोर्शन हो जाता है। जैसे मैं अभी तुमको बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री को ढंग से पढ़ के चले जाना, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है ना, क्या दिक्कत हो गई। तो सारी पॉलिटी के ऊपर ध्यान दो, एक कुछ कुछ टॉपिक जो बहुत हाईली प्रोबेबल टॉपिक्स, 60% भी आगे तो दिक्कत क्या है भाई, तुम्हारा कौन सा झाड़ियों में हाथ चला गया। ये हमारे यहाँ कहावत होती है, एग्जैक्टली कांटों में हाथ चला गया क्या, कर लो, पढ़ने तो वैसे भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, तभी मैं कह रहा हूँ जो अभी 3 दिन हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग जो हमने पढ़ी। ठीक है, तुमको क्या लगा कि मैंने इनइक्वालिटी, पॉवर्टी क्यों नहीं पढ़ाया शुरू में, पीवाई क्यों उठा कर देखो, 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए अभी तक हिस्ट्री में, लास्ट के 10 साल में 12 साल में 3 क्वेश्चन आए हैं उससे, क्या करोगे पढ़ के। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करोगे ना, जबकि हमने देखा था एक बैंकिंग सेक्टर से कितना क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने शुरू में ही बैंकिंग पढ़ा था। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आते हैं, फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर से आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन रखो। बट हाँ, वही मेरे को पेपर बनाना हुआ तो मैं क्वेश्चन ज्यादा दूंगा, 100 क्वेश्चन भी तो बनाने हैं, मगर रियलिटी है ये चीज, ये ध्यान देना है चीजें। ठीक है, और वो जो भी क्वेश्चन देखोगे इन तीनों से, एक भी क्वेश्चन स्टैटिक नहीं था, एक भी, विद गवर्नमेंट प्रूफ आई कैन से, सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर से थे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्कीम कोई बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे इसके अंदर भी बताऊंगा तुमको 1-2 स्कीम्स, तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो करंट अफेयर की स्कीम है वो, से लैंड रिकॉर्ड से, लास्ट बार क्वेश्चन आया था डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, भाई वो चला था, नया नया चला था, उससे पूछेगा ना। ठीक है, लेकिन उस स्टैटिक में क्या दिखेगा, कहां से आया है, लैंड रिफॉर्म से, है ना, समझे, थोड़ा भरोसा करो। चलो आगे चलते हैं। अब जीएसटी के बारे में जो हमने बात की थी, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। एक तो 2 टायर स्ट्रक्चर हो गया है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, 4 टायर, कौन सा, 5, 12, 18, 28 ना, 5, 12, 18, 28, रैशनलाइज करके किसमें कर दिया, 2 टायर स्ट्रक्चर। एंड एक बताया था ना, सेम कोर्स 40%। और इकोनॉमिक सर्वे किसकी बात करता है, इसका इंपैक्ट क्या है, एक्सपेक्टेड चैनल्स ऑफ इंपैक्ट। तो 3 चीजें, कंजम्पशन बूस्ट, लिखा हुआ है क्या जीएसटी 2.0 में, मैंने लिखवाया था ना उसका इंपैक्ट, देखो नहीं लिखा है तो लिखना है, इसीलिए पेज छुड़वाए थे।
कहाँ है कॉपी? खत्म हो गई। लिखा हुआ है। हाँ तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइवेट कंजम्पशन बूस्ट। अब ये बात जो बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे, वो क्यों बोल रहा है, कहां से बोल दिया इसने बात? ऐसे तो मैं ही बोल सकता हूं, मगर मैं इसके पीछे का लॉजिक दूंगा, डेटा दूंगा। इन्होंने ये बोला है कि मैंने जीएसटी एक तो सिंप्लीफाई कर दिया है, 2 टैक्स रेट कर दिया, कुछ आइटम्स को हटा दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक तो ये हुआ, इससे हाउस होल्ड कंजम्पशन को बेस्ड कैसे मिलेगी? एग्जाम्पल हमने देखा होगा, इस साल बहुत लोगों ने कार खरीदी है क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी कर गया। तो और बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स है ना, टीवी, लॉन्ड्री वगैरह कुछ भी, वो खरीदने लगे हैं लोग, और टैक्स बेस बढ़ गया है। ये कैसे बोल सकता हूं मैं? मैंने तो बहुत सारे आइटम से टैक्स हटा दिया था, हटाया था ना, हटाया था ना, इंश्योरेंस से हटा दिया, सैनिटरी आइटम से हटा दिया। तो वैल्यू तो कम हो गई ना जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो ये टैक्स बेस कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ सकता है? हम्म, सिंप्लीफाई करने से ज्यादा लोग जीएसटी फाइल करेंगे। ठीक है, और यस एक चीज कंजम्पशन की भी है, ज्यादा आइटम्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा खरीदारी हो रही है, एट द सेम टाइम मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो मेरा ज्यादा लोग टैक्स बढ़ाएंगे, तो ज्यादा वैल्यू आएगी इसके अंदर, टैक्सेशन के अंदर, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा। बात समझ में आई? इसीलिए क्या बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे की टैक्स बेस बढ़ गया है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के लिए, ये तो शायद हमने लिखा था, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। कैसे बूस्ट करेंगे जीएसटी को रिफॉर्म करने से? टैक्स रेट कम हो गई है। ठीक है, अगर मेरी टैक्स रेट कम होगी तो मेरे ओवरऑल प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। और प्राइस कम होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, है ना। और ऊपर से मेरे पास दो आइटम्स हैं, एक जो मेरे क्या है, डोमेस्टिक है, एक जो इंपोर्टेड है। अब अगर मैं इसके ऊपर टैक्स कम कर दे रहा हूं तो इसके प्राइस गिर गए, ये कंपिटिटिव नहीं हो गया, बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, एनहेंस ट्रेड कंपिटिटिव, नेक्स्ट वही बात, ये फॉरेन मार्केट की बात है। एनकरेज स्मॉल बिजनेस टू फॉर्मलाइज, स्मॉल बिजनेसमैन फॉर्मलाइज नहीं है मतलब, फॉर्मलाइज और फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर कल बताया था ना, कल ही बताया था क्या? मतलब लास्ट क्लास में। कौन से होते हैं, 3 कंडीशन दी थी ना, रजिस्टर करना, दूसरा मैं फॉर्मलाइज नहीं करता हूं, क्या फायदा है मेरा, टैक्स बच गया। जीएसटी में ऐसी कौन सी चीज थी जिससे मेरा टैक्स बचाने वालों के ऊपर नेगेटिव चीज थी? वो भूल जाओ ये, मैं सिर्फ जीएसटी बोल रहा हूं। जीएसटी में मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि फॉर्मलाइज हो रही थी? हाँ हाँ, कौन बोला? इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट वाज इनपुट टैक्स क्रेडिट? क्या था इनपुट टैक्स क्रेडिट? हाँ, कैसे हटा रहा था मैं? अगर मैं एक वैल्यू एडिशन करने वाला पर्सन हूं तो पहले जो मैंने टैक्स दिया था वो मेरे को वापस मिल जा रहा था, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर मेरे को वो टैक्स वापस चाहिए तो मैं ऐसे पर्सन से खरीदूंगा ना जो टैक्स देता हो, तो इंसेंटिवाइज हुआ कि नहीं हुआ?
ऊपर से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है सारी चीजों को। बहुत सारे टैक्स इसलिए नहीं देते कि उनको टैक्स ही बचाना है, तुम तो सीधे उनके इंटेंट ही खराब कर रहे हो। ठीक है, कि घटिया लोग हैं जान के बोझ के नहीं देना चाहते, कहीं दे भी नहीं पाते, इतना टैक्स, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तभी तो मैंने वन नेशन वन टैक्स लेके आया था। भाई तुमको 15 टैक्स देने थे तो छूट ही जाएगा। ठीक है, तो अगर एक तो मैंने पहले मेरे को 5%, पहले मेरे को उस चीज के ऊपर 18% टैक्स देना पड़ता था, उसको मैंने 5% पे कर दिया। तो आप टैक्स दोगे ना, कि अच्छी चीज है ना, क्योंकि विद जीएसटी आपको और बेनिफिट्स भी तो आते हैं। आप ट्रेड बेनिफिट्स ले सकते हो, आप फॉर्मल क्रेडिट ले सकते हो, ये सारी चीजें भी तो हैं। तो आप क्या देखोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखोगे, किसमें ज्यादा जा रही है। 5% टैक्स देने से अगर मेरा कुछ दिक्कत क्या ही है, हो जाने दो, लेकिन बाकी चीजें में तो फायदे मिल रहे हैं मेरे को, इसलिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा और मेरा टैक्स बेस भी बढ़ेगा। बुझे? तो स्मॉल बिजनेस को फॉर्मलाइज करने के लिए एनकरेज किया, फोर्स नहीं किया जा रहा। ये वर्ड इसमें बार बार आया है। ठीक है, सिंटैक्स बायंसी बहुत बार वर्ड यूज हुआ है, इसलिए मैंने तुम लोगों से पूछ लिया। यहाँ पे भी ये वर्ड बार बार आया है। मैं आई एम नॉट फोर्सिंग, एनकरेज कर रहा हूं। ठीक है, धक्का नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए, इन्वर्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिजोल्व कर दिया गया है। भाई साहब ग्रीन में, इन्वर्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? पीछे मत देखो, तुम ही बता दो। फोन में नहीं देख रहे इतनी देर में, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालो, याद आ जाता है। हर वक्त ये नहीं करना होता, पढ़ते टाइम में अगर कुछ चीज भूल गए हो तो एकदम से फोन नहीं उठाना होता, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करनी होती है, उसे रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो जोर लगाओ 10-12 ग्राम दिमाग पे। क्या था इन्वर्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर? अच्छा, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिखा रहा हूं तुमको कैसे सोचना है। ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? अरे स्ट्रक्चर जो है, किसके ऊपर कितना टैक्स ले रहा है, कहां पे, ये तो स्ट्रक्चर है। अगर वो इन्वर्टेड है मतलब क्या है, उल्टा है, क्या होगा, ड्यूटीज उल्टी है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को मैं सिंपल भाषा में हिंदी में बोलूं तो क्या है, ड्यूटीज उल्टी है ना। तो ड्यूटीज के उल्टे होने का क्या मतलब है? अच्छा, एक एक कंजम्पशन साइड पे कम है। हाँ, सही बोल रहे हो, कम है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? 2 तरीके। हाँ, हाँ, इनपुट्स के ऊपर, एक है मेरे रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स, दूसरा फिनिश्ड गुड पे टैक्स। मेरा फिनिश्ड गुड की बजाय इनपुट पे ज्यादा टैक्स लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरी ओवरऑल प्राइस राइज हो जाता है। क्यों? ऊपर से अगर मैं इनपुट गुड्स, मान लो बाहर से मैं टैक्स लेके आता हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं अगर रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मेरे देश में मैन्युफैक्चर करता हूँ, तब मेरे को महंगा पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा टैक्स है, इनपुट के ऊपर। इससे बजाय मैं फिनिश गुड ही खरीद लेता हूँ कम टैक्स। तो मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा मेरी कंट्री में, इंपोर्ट ज्यादा करूंगा फिनिश्ड गुड के। टीवी ही ले लो ना, मोबाइल ले लो, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ज्यादा टैक्स है, और मोबाइल इंपोर्ट करोगे कम टैक्स है। कस्टम ड्यूटी मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की बैटरी, मदरबोर्ड, ये सारे खरीदने पे ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ, और फिनिश्ड मोबाइल खरीदता हूँ तो कम टैक्स दे रहा हूँ। तो मैं अगर इनके पार्ट्स क्यों खरीदूंगा, पार्ट्स खरीदूं, असेंबल करूं और बेचूं, है ना, मगर उस पर मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं क्यों करूंगा, एटलीस्ट कम करूंगा ना। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसको रिजोल्व किया गया है।
जीएसटी रिफॉर्म से ये दो तरीके के टैक्स लेने नहीं थे, हमने बहुत सारे रिफॉर्म पढ़े थे ना। तो गुड्स का चेंज किया गया, इसको इसमें कम वाले में डाल दिया, बड़े वाले में डाल दिया, समझे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, रिफॉर्म किया गया। देन वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने का प्रोविजन है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बहुत बार ये वर्ड यूज किया है मैंने क्लास में, डे टू डे कंपनी रन करने के लिए जो उसकी कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए इसमें फोकस किया गया। देन इफेक्टिव कैपेक्स, इफेक्टिव कैपेक्स का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इफेक्टिव वर्ड मैंने कहा यूज किया था, इफेक्टिव वर्ड मैंने फिस्कल डेफिसिट वाले चैप्टर में कहा यूज किया था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में। उसमें क्या हटा रहा था मैं, स्टेट ने सेंटर से ग्रांट लेके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो इफेक्टिव केपेक्स मतलब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो सेंटर ने किया है और जो ग्रांट देके स्टेट से करवाया है, दोनों को ऐड करते हो क्या बन जाएगा, इफेक्ट्स। वो बढ़ा है एज अ जीडीपी का परसेंटेज। प्री पेंडेमिक लेवल पे कितना था, 2.7, अब कितना हो गया, 4%। इससे क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक वर्ड थे ना कुछ फैंसी से वर्ड, है ना, क्राउड बिहेवियर से रिलेटेड, क्राउडिंग इन, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है मेरा, क्राउड इन। और ये प्री पेंडेमिक लेवल से लगातार बढ़ा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कंसिस्टेंट राइज, ठीक है। ये है क्या, केपेक्स। येलो में, अब बता देना किसी को अगर नहीं दिख रहा है, ये क्या है, ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट, ये ऐड कर दिया गया, टोटल इफेक्टिव आ गया मेरा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, बुझे, ठीक। इफेक्टिव केपेक्स ये है 4.3%। देन स्टेट एससीआई, ये एक स्कीम है, ठीक है, इट्स अ स्कीम। कैसी स्कीम, मैंने बताई होगी कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। स्टेट को लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, एट क्या करने पे, शॉर्ट इंटरेस्ट रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे। क्या करने का ही दूंगा मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर, ठीक है। और इसके अंदर सक्सेसफुली इंसेंटिवाइज किया है इस स्कीम ने, इस प्रोजेक्ट के थ्रू केपेक्स स्टेट का 2.4% ऑफ देयर जीडीपी है, ठीक है। ये बात समझ में आया, स्टेट को दिया कितना है और इसके अंदर कितना है, 1.9% ऑफ देयर जीडीपी। अब ये ट्रेंड देखोगे, अगर ये घट रहा है तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी घट जाता है स्टेट का, बढ़ता है स्टेट बढ़ा देता है। दैट मीन्स इसका क्या है, रिस्पॉन्सिव। तो यही तो किया, बोला है इसने, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। ये बात याद रखोगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, यही चैप्टर है सेम। दोबारा से, अभी तक तो हमने सिर्फ ग्राफिकल देखा था, ढंग से देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या, फिजिकल कंसोलिडेशन देख लिया तो हमने, कम हुआ है भाई। देन रेवेन्यू डेफिसिट, क्या था रेवेन्यू डेफिसिट, क्या था, अरे तुमसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमसे तुमसे एक दो से, बुरा मत मानना, मैं चाहता हूँ सीखो तुम,
ठीक है, कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुम फेवरेट स्टूडेंट्स हो मेरे। बताओ क्या था रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, मैं सारा रिवाइज करवाने वाला हूँ। सिर्फ ये दिखा के पढ़ने वाला नहीं हूँ मैं। बताओ भाई साहब, बहुत हंस रहे हो आप। हाँ हाँ, आप ही। क्या था रेवेन्यू डेफिसिट। आप भी हंसे जा रहे हो, बताओ। आप बताओ, हाँ आप बताओ। एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर। अच्छा फिर ठीक है, ऐसे बोलो ना। एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू क्या आ गया। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर अगर मैं बात करूं, ये मेरा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो वेलफेयर एक्टिविटीज, और पेंशन। अरे वेलफेयर में आ गया ना, सब्सिडी क्या, सैलरीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, वो एक्सपेंडिचर दैट इज रिकरिंग इन नेचर। सेकंड, इट हैज नथिंग टू डू विद एसेट एंड लायबिलिटी। अगर मैं स्टेट को लोन देता हूं, विल इट कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में दो ही तरीके का हो सकता है ना, एक है रेवेन्यू, एक है कैपिटल। है ना, है कि नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, जिसमें दैट हैज समथिंग टू डू विद एसेट एंड लायबिलिटी। पैसे खर्च करके मैं एसेट बढ़ाऊंगा कि एसेट घटाऊंगा। तुम पैसे खर्च करते हो, तुम्हारे खुद के एसेट बढ़ते कि घटते। बढ़ते हैं ना। दो पैसे खर्च करोगे तो कुछ ना कुछ सामान जोड़ोगे ही, एसेट बढ़ते हैं। और लायबिलिटी, उधार क्या करते हो, कम करते है ना। सिंपल है ना। जो जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, वो क्या है, रेवेन्यू। इधर देख लो आप, कॉपी में फिर लिख लेना। तो क्या आ गया, लोन इसके अंदर आएंगे कि इसके अंदर आएंगे। लोन क्या है, एसेट और लायबिलिटी। मैं किसी को लोन दे रहा हूं, एसेट है कि लायबिलिटी है। दो पैसे कल को आएंगे ना। तो इसके अंदर उस लोन की आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। अगर मेरे को, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, मेरे को उस लोन की बस इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू में आएगा कि कैपिटल में आएगा। कैपिटल में किस किस को लगता है। अरे ईमानदारी से बताओ, इसमें क्या दिक्कत है। तुम्हें लगता है, और आपको लगता है कैपिटल में आएगा, ये लगता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। किस किस को लगता है कि जो मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट जो मेरे को आएगी, वो कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर मान लो यार, मेरे ऊपर मैंने लोन लिया हुआ है, उस लोन का दो चीजें, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक इंटरेस्ट पेमेंट। मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं, खर्चा करके इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट देने से मेरा लोन घटा, प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो अगर मेरी लायबिलिटी नहीं घटी है, तो वो कैपिटल कैसे हो सकता है, वो किस में आएगा। मैंने किसी को ग्रांट दे दी, खर्चा करके किसी को क्या दे दिया, ग्रांट दे दी। ग्रांट्स कभी वापस आनी है, कैपिटल भी नहीं होगा, ये कहाँ आएगी। ठीक। और ये एक्सपेंडिचर जो है,
इसका एक और भाई है, क्या है? रिसिप्ट। ये भाई भी दो भागों में ऐसे ही डिवाइडेड है। एक क्या है? कैपिटल। एक क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सा होगा जो कैपिटल नहीं है? कैपिटल कौन सा होगा जिसका एसेट और लायबिलिटी से लेना देना नहीं है? ठीक है, रेवेन्यू नहीं है, ये नहीं बोल रहा। रिसिप्ट मीन्स पैसे आ रहे हैं। अगर पैसे आ रहे हैं तो एसेट बढ़ा के आएंगे कि घटा के आएंगे? विल इट डिक्रीज माय एसेट और विल इट इंक्रीज माय एसेट? भाई घर के बर्तन बेचूंगा तभी तो पैसे आएंगे। एसेट क्या होंगे? और लायबिलिटी, या पैसा उधारी से आएगा, चुकाया तो नहीं जाएगा। जो इससे रिलेटेड नहीं वो किसमें है? तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ये जो मैंने ग्रांट्स दी हैं जिसको मैंने एसेट नहीं समझा, इस ग्रांट्स में से स्टेट होम सम कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। तो इफेक्टिवली ये इस रेवेन्यू की ब्रांच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ये तो कैपिटल बनाया है ना इस खर्चे से तो मेरा। इसीलिए इस रेवेन्यू डेफिसिट में से क्या माइनस कर दूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर डन बाय स्टेट्स आउट ऑफ, सारा नहीं, खुद तो अपने पैसे से कर रहा है वो, मेरा क्या लेन देना उससे? आउट ऑफ सेंटर्स ग्रांट्स। ये मेरा क्या आ गया? एक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, सो फार सो गुड। अब आपको चलते हैं हमारी कहानी में। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया है? 0.8%। होना कितना चाहिए? रेवेन्यू डेफिसिट जितना कम हो उतना अच्छा। आइडियल है जीरो हो, कम भी हो फिर भी चल जाएगा। ठीक है, मगर ज्यादा होगा उसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है ये है क्या? डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट में कहां से आ रहा है? डे टू डे रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में एक तरह से सरकार चलाने का खर्चा है कि नहीं है? सरकार कैसे चलती है? कुछ खर्चा करती है, कुछ लेती है ना? उसमें अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा ही कर रही है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। ठीक है, तो भाई मैं ये, और ऊपर से ये जो एक्सपेंडिचर है इन इकोनॉमिक सेंस, इज इट क्रिएटिंग एनी एसेट टू द कंट्री? नो। इज इट हैविंग एनी, गिविंग एनी बूस्ट टू द प्राइवेट सेक्टर? नो। इज इट क्रिएटिंग एफिशिएंसी? ऐसे बता रहा हूं, कई बार हम करते भी हैं, ठीक है। ये लाडली बहना योजना खराब चीज नहीं है, ठीक है। सरकार ने क्या कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। हो सकता है उससे विमेन की एम्पावरमेंट हो रही है, विमेन का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, बट वो आएगा यहीं पे। स्किल डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल तो फॉर्मेशन हो ही रही है, मगर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सेंस में वो नहीं देखता। तो मैं इसको फालतू का खर्चा मानता हूं। पेंशन ज्यादा देनी पड़ रही है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है। जब डिफेंस एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में मेजर डिफेंस एक्सपेंडिचर इस चीज का नहीं है कि हमें कुछ खरीदना पड़ रहा है। पेंशन ही बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, सैलरी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो मैं नए एसेट कैसे खरीदूं? कैसे रफाइल खरीद लूं? ये नहीं।
अगर राफेल नहीं खरीदूंगा तो मेरे पास, मेरी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास क्या नहीं होंगे? एसेट्स। मुझे, अगर मेरी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एसेट नहीं होंगे तो मॉडर्न वॉरफेयर वो नहीं है कि तलवार लेके जानी है घोड़ों पे। ठीक है, उर्दू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे हाइफा, हाइफा जगह सुनी, इजराइल के अंदर है। वहां पे आज भी इंडियंस के एक मोन्यूमेंट बना हुआ है, क्योंकि दैट टाइम द इजराइल जो पार्ट लेवांट रीजन दैट वाज कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर। ठीक है, एंड ओटोमन एम्पायर किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स में कौन थे? हम, ब्रिटिश इंडिया। तो हमारा तो वहां पे सब्सटैंशियल गुस्सा होगा ना, तो हम गए थे वहां पे। इंडियन सोल्जर्स, मेनली इंडियन सोल्जर्स ने अटैक किया था हाइफा से, हाइफा फोर्ट, मेडिटेरेनियन सी से। लेकिन अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तुम्हें पता होगा अंटिल वर्ल्ड वॉर वन इंडियन सोल्जर जो थे उनके हाथ में कोई अच्छे ऐसे, उनकी बंदूकें भी घटिया होती और आधी बार तो तलवारों से लड़ते थे। और वर्ल्ड वॉर वन में तो टैंक आने स्टार्ट हो गए थे। लिटरली में ऐसा हुआ था कि हाइफा के अंदर इंडियन सोल्जर्स तलवारों से लड़े थे और सामने के पास बंदूकें थी, फिर भी हम जीत गए थे। ये क्या, तो इसलिए वहां पे एक मोन्यूमेंट भी है। मगर आज के टाइम पे ये ठीक नहीं है। ये सामने वाला तुम तलवार लेके जा रहे हो, गोली मार देगा भाई। ठीक है, खड़े रहना वहां पे। तो जितनी ज्यादा तुम्हारी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होगी, कि आजकल तो डायरेक्ट वॉर का जमाना भी चला गया, हाइब्रिड वॉरफेयर है। क्या, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ड्रोन से वॉरफेयर हो रहा है। तो तुम्हें ड्रोन पे खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, करना पड़ेगा? करोगे कैसे? तुम्हें तो सैलरी ज्यादा है। इट इज कंसिडर्ड नॉट ए गुड एक्सपेंडिचर। इसलिए जितना कम करोगे, रेवेन्यू जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा, है ना? तो अगर मैं फिजिकल कंसोलिडेशन बोलता हूं, अगर मैं किसी कंट्री के बजट को एनालाइज करूं अच्छे से, तो मैं ये देखूंगा, नहीं देखूंगा उसका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जितना कम होगा, वो गवर्नमेंट उतना अच्छा बजट लेके आ रही है। तो यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब हमारे। 2026 में क्या ले आने वाला है? 0.8% ऑफ व्हाट? जीडीपी। इट्स नॉट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये तो, वो तो इससे भी कम मिलेगा। ठीक है, अब समझ में आया फिजिकल कंसोलिडेशन क्यों है नाम? समझ में आया? लोवेस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 09, 2009 से पहली बार इतना कम हुआ है। आज तक हम इतना भी कम नहीं कर पाए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लोवेस्ट सिंस 2009, फाइनेंशियल ईयर 9। इससे क्या समझ में आता है? कि बोरोविंग इज इंक्रीजिंगली यूज फॉर एसेट क्रिएशन रेदर देन कंजम्पशन। बात समझ में आई? अरे, ये फिजिकल डेफिशिएट है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिशिएट होगा, दोनों को मिला दो क्या बनेगा? फिजिकल डेफिशिएट। है ना? डेफिशिएट का मतलब क्या होता है? बोरो की तरह करना पड़ रहा है। तो अगर मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कम है, तो इससे ये पता नहीं चलता क्या कि जो ज्यादातर बोरोइंग है वो एसेट क्रिएशन के लिए है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रही है, ना कि कंजम्पशन के लिए। यही क्वेश्चन आएगा। तुमसे बस इतनी ही स्टेटमेंट दे, तुम रखते रहना फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट का। बस वो ये बोलेगा डिक्रीज इन द रेवेन्यू डेफिसिट मींस इंक्रीजिंग बोरोइंग फॉर एसेट क्रिएशन रेदर देन कंजम्पशन। अब समझ में आया? अगर पीवाई को उठाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब पता चला मैं क्यों बोलता था मत रटो फॉर्मूले वॉर्मूले। गॉट इट? डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। तो पॉलिसी स्टांस क्या है कि सेंटर क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है? ग्लाइड पाथ। रिजिड एनुअल टारगेट नहीं है। रिजिड एनुअल टारगेट किस चीज के थे? कहां देखे थे मैंने फिजिकल डेफिसिट वाले या फिजिकल पॉलिसी के चैप्टर में रिजिड टारगेट? एफआरबीएम एक्ट के अंदर वहां टारगेट थे कि नहीं देते? इतने दिन तक इतना करना है। तो ये क्या बोल रहे, सेंटर क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है? टारगेट अचीव करने की बजाय एक स्लो स्लो पाथ से जा रहे हैं, एंड इट्स गुड थिंग। इससे शौक नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट है सस्टेन्ड रेवेन्यू बायंसी, ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, ठीक है। शेयर इन टोटल टैक्सेस 58.8% हो गया, रिफ्लेक्टिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वाइडनिंग बेस। डायरेक्ट टैक्स के अंदर 58.9, वो तो हमने देख लिया ना। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये इतना बढ़ कैसे गया? इतने खराब लोग हैं इंडिया के, टैक्स देने से इतना कतराते हैं, चोर हैं, टैक्स दे कैसे दे रहे हैं? तो ये अप्रोच क्या थी, ये बात की गई है। वाई इट हैज इंक्रीज, दिस इज द वाई पार्ट। कैसे बढ़ता है कोई भी चीज? कंप्लायंस है ना एक तरह से। कंप्लायंस कैसे बढ़ाओगे तुम? हम्म सिंप्लीफाई करके। तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है, तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हें पता चलता है क्या कि भाई बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, वो, या कॉलेज स्टूडेंट्स क्या, या फिर ऐसे ही समझ लो कि हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स हेलमेट नहीं लगाते, तुम भी नहीं लगाते होगे ना। तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो, और अब तुम्हारा टारगेट क्या है कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन ना हो। कैसे करोगे? दो ही मेथड है तुम्हारे पास। केस स्टडी दे दी ना, बताओ। रूल्स तो बने हुए ही हैं, स्ट्रिक्ट कर देंगे, उससे क्या होगा? अभी नहीं बने हुए। अभी मोटर व्हीकल्स एक्ट में 10,000 रुपए देने पड़ते हैं हेलमेट के चालान के, नहीं है? ठीक है, तुम्हारे यहाँ थोड़ा होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में 10,000 है। हाँ सॉरी, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का है। हाँ बताओ बताओ। अरे एक कुछ तो बताओ। आईपीएस बना दिया तुम लोगों का मैंने। फीस, अरे फीस नहीं बढ़ानी। तुम आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हारी औकात नहीं है एक्ट से उसको, एक्ट को चेंज करने की। पॉलिसी ऊपर से बन के आती है, इसलिए मैंने तुमको आईपीएस ऑफिसर बनाया है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनाया, या होम मिनिस्टर नहीं बनाया है। अब बताओ, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े करके, खड़े करने से क्या होगा? फाइन करेंगे, मतलब डंडा लेके खड़ा करना है। दूसरा, क्या है बोला? हेलमेट सस्ते करेंगे, यस, अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड थिंग। वो एक अलग चीज है, बट एक मेथड हो सकता है, ठीक है। सर्वेलेंस करेंगे, ओके यस, सर्वेलेंस करना, कैमरा लगा दिया, ऑटोमेटिक चालान कटेंगे। स्पेसिफिकली चंडीगढ़ में और दिल्ली में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, सबसे पहले चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ में ट्रैफिक वायलेशन बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर चौराहे पे क्या है, ट्रैक कैमरे हैं। कुछ भी कर लो, पुलिस है ही नहीं, मगर चालान अपने आप आ जाए। और दिल्ली में भी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें पता है कहाँ पे कौन सा कैमरा है, ठीक है। तो रात को अगर 2-3 दिन निकलना हो तो समझ में आ जाता है कि यहाँ कैमरा, यहाँ पे स्लो कर रही है गाड़ी। मगर एक ओवरऑल इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो मैन पावर बढ़ाने वाले सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है तुम्हें। हाँ, क्या न्यूज फैलाओगे? चालान कटने वाला, ओके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आप इंसेंटिवाइज कर सकते हो या पिनलाइज कर सकते हो, दो ही मेथड है तुम्हारे, ठीक है। पिनलाइज कैसे करोगे? चाहे तुम कैमरा लगा लो, चाहे पुलिस वाले खड़े कर लो, मैं बोल दूं कि जो भी ना हेलमेट पहने देखो मारना कांटे के नीचे, है ना। तो ये है कि जो भी आए बस कोपचे में लेके पटापट मारना है, फाइन मारना भी लगाओ। एक ये हो सकता है, या फिर उनसे हैवी फाइन ले लूं मैं। इन दी एंड मतलब क्या है वो? पिनलाइजेशन है। क्रिमिनल पिनलाइजेशन हो सकता है मारना, या सिविल पिनलाइजेशन हो सकता है फाइन लगाना। सेकेंड इज इंसेंटिवाइज, जो बात बोली थी कि हेलमेट सस्ते करना, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा इनोवेटिव आइडिया था, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था।
ठीक है, या उनको सामने वाले, तुम स्टूडेंट्स हो, तुमको ये चीज बतानी, अपने बिहेवियर में लेके आनी कि तुम कंप्लायंस करो किसी भी एक्ट की। इसको बोलते हैं क्या? नर्ज थ्योरी, नर्ज इकोनॉमिक्स। आई थिंक मैंने पहले भी बात की, जोमेटो, है ना? समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे बिहेवियर के अंदर ये चीजें ला दूं मैं। पिनलाइजेशन एक अच्छा मेथड है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स है। तुम क्यों दोगे 10,000 का चालान जब तुम 100 रुपए 500 रुपए देके पुलिस वाले को छोड़ सकते हो? तो तुम्हारे, एक बात बताओ, कंप्लायंस बढ़ गई नो? वायलेशन तभी भी हो रहे हैं, बस वो 500 रुपए पुलिस वाले को दे देते हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जैसे कंप्लायंस थी सोशल डिस्टेंसिंग की, यहाँ पे कैसा था कोरोना के टाइम सोशल डिस्टेंसिंग? स्ट्रिक्ट था क्या बहुत ज्यादा? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा था, और हम पक जाते थे एकदम, बहुत ही ज्यादा पक जाते थे। तो उसमें भी लाइक ऐसा था कि आई थिंक 3 पता नहीं 4 लोग ही हो सकते थे गाड़ी में। अब हम और तो क्या ही करते, सारा दिन तो बैठे रहते, रात को 1-2 बजे निकलते थे, चलो इंडिया गेट घूम के आएंगे। अब गाड़ी में जितने लोग घुसाए जा सकते घुसेंगे भाई, स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब सारे दोस्त यार दोस्त ऐसे होते हैं। तो हमें पता था वहां पे, क्योंकि वो सबसे सिक्योर्ड एरिया है, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरिया है वो। ठीक है, बाद में तो चलो ऐसे ही होगा कि यार दोस्ती बन गए, आईपीएस आईएएस वगैरह, काम चल जाता था, जनरली वही साथ में होते थे। लेकिन उस टाइम तो कोई नहीं था, तो हम फिर भी जाते थे, हम फिर भी रूल्स का तोड़ते थे, क्योंकि हमें पता होता था 500 दूंगा काम चल जाए। ठीक है, हाथ समझ में है कि नहीं आई? इट मीन्स सिर्फ पेनलाइजेशन से इतना इफेक्टिव नहीं होता है चीजें। ठीक है, एक्सपीरियंस की चीजें बता रहा हूँ, बुझे? लेकिन एक अवेयरनेस फैलाई, जैसे जब पढ़ना स्टार्ट किया मैंने यूपीएससी के लिए, तब मेरे को समझ में आया कि प्लास्टिक कितनी घटिया चीज है। एक बार तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था प्लास्टिक, मतलब किसी शॉप पे जाएंगे, ऐसे हाथ में उठा उठा के सामान लेके आते थे। नए नए होता है ना, फर्स्ट ईयर में आइडियलिज्म ज्यादा होता है। क्या तो बता रहा हूँ, इसमें क्या झूठ बोल रहे, फर्स्ट ईयर में बहुत आइडियलिज्म होता है, एकदम गुस्सा आता है, कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने, ये तो राइट्स का वायलेशन है, ऐसा कैसे कर सकती है गवर्नमेंट। फिर समझ में आता है कर सकती है। तो उस टाइम में बिल्कुल प्लास्टिक बंद करते, लेकिन वो क्या था, नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाना ज्यादा अच्छा तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक नज अप्रोच यूज की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल। इंट्रूसिव मतलब पकड़ पकड़ के लाओ, कितना टैक्स भर रहे हो दिखाओ, कितनी इनकम है, ये इंट्रूसिव टैक्सेशन, ये इंट्रूसिव अप्रोच है। मगर मैं डेटा बहुत ज्यादा कलेक्ट करूं और अपने आप नोटिस भेजता रहूं तुमको धीरे धीरे, कि तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, गाइड कर, उससे मेरी टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है, उसी की वजह से मेरा टैक्स बेस बढ़ा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इससे टैक्स पेयर के बिहेवियर में इंफ्लुएंस आया है। और कोवर्सिव इन्फोर्समेंट टू वॉलेंट्री कंप्लायंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोवर्सिव, जो पिनलाइजेशन जो बताया लठ मारने वाला, कोवर्सिव का मतलब क्या होता है? फोर्स करना, कोवर्स करना। कोवर्सिव अप्रोच से वॉलेंट्री अप्रोच की तरफ गए, इसकी वजह से बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं यूपीएससी एग्जामिनर तो मैं क्या बोलूंगा? एक स्टेटमेंट दूंगा, डायरेक्ट टैक्स में राइज हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट बोलूंगा कि दिस राइज हैज बीन गाइडेड बाय इनकम टैक्स कोवर्सिव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स कोवर्सिव अप्रोच। दूसरी स्टेटमेंट दे दी ना, अब तुम ढूंढते फिरना इसका आंसर। तो इसीलिए कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट, जो इवन जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें दी होती है, जब फाइनल की आती है तो इंस्टीट्यूट देते हैं, मतलब आते ही सबसे पहले आ जाती है वो। जब जीएस का पेपर देने के बाद फिर आप सीसेट का पेपर दोगे, उस टाइम पे जीएस के आंसर की देते हैं। 3 घंटे में आंसर की बना के देना, कितनी ही रिसर्च करूंगा,
जो पहला एआई दिखा उसका आंसर दे दिया मैंने तुमको। मैं थोड़ा ना सर्च करने बैठा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट खोल के बैठ रहा हूँ। तो जनरली ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूट से तुम्हारे आंसर की से मार्क्स बनते हैं और फाइनल आंसर की जो यूपीएससी देता है उनमें 10-12 मार्क्स का डिफरेंस होता है मिनिमम। ठीक है, मगर वो चीजें अगर मान लो मैंने कहीं और पढ़ी होगी, कोवर्सी अपनाया है, मैंने तो अपने आंसर की दे दी, लेकिन यूपीएससी थोड़ा ना मानेगा। यूपीएससी तो अपने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट फॉलो करेगा। डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है, कौन सी अप्रोच है, वॉल्यूटरी अप्रोच, नॉन कोवर्सी अप्रोच। अब इस चीज को क्वेश्चन में कैसे लेके आना है, ये एक डायरेक्ट, जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ूंगा तो मेरे को गवर्नमेंट की थिंकिंग समझ में आती है। ठीक है, और अगर तुम लास्ट 3-4 साल से पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे, तो तुमको एक चीज समझ में आएगी, गवर्नमेंट जो है अभी कोवर्जन की तरफ कम जा रही है। इवन बहुत सारे नॉन डीक्रिमिनलाइज किए हैं एक्ट्स, है ना, चाहे वो सिविल लॉज हो, इवन फॉरेस्ट लॉज भी। अगर तुम एनवायरमेंट पढ़े हो ढंग से, समझ में आएगा। जो रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था फॉरेस्ट, उसके अंदर भी डीक्रिमिनलाइजेशन किया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स कोवर्सिव एक्शन। एक लॉजिकल गैस तुम ले सकते हो इवन इफ यू डोंट नो दैट। ठीक है, मैक्सिमम हर जगह नहीं, कहीं आपकी गर्ल कला पकड़ लो, मेरा सर आपने बोला था ये तो लगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि गवर्नमेंट ने कोवर्सिव मेथड नहीं यूज किए होंगे, वॉलंटरी मेथड यूज किए। बुझे, समझ में आया। देन कॉर्पोरेट टैक्स की बयानसी अराउंड 1 है। ठीक है, ये अराउंड 1 होने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज टैक्स बयानसी। चेंज इन टैक्स कलेक्शन। मेरा जीडीपी बढ़ने पे कितना टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, चेंज इन जीडीपी। भाई जीडीपी बढ़ी मान लो कितने परसेंट, 10%। क्या मेरा टैक्स कलेक्शन 10% बढ़ा है या 9% बढ़ा है ना। परसेंटेज टर्म्स में जीडीपी बढ़ने पे कितना मेरा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। अगर मेरा टैक्स कलेक्शन 9 बढ़ा है, 9% बढ़ा है, कितना आ गया, लेस देन 1। अगर टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, 11 बढ़ गया, तो 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, ये भी लिखवाया है मैंने मेरी। ठीक है, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मेरा लेस देन 1 है, दैट मीन्स जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है मतलब जीडीपी कम बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी तेजी बढ़ रहा है, बहुत तेज से बढ़ रहा है ना। समझे कि नहीं समझे। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट हो गया। इक्वल टू 1, जितनी जीडीपी बढ़ रही है परसेंटेज में, उतना ही टैक्स भी बढ़ रहा है। इसलिए कॉर्पोरेट के अंदर इक्वल टू 1। क्या है? और ये भी कब बढ़ा, किसकी वजह से हुआ है, कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़े। कॉर्पोरेट प्रॉफिट राइज हो। एक यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट राइज हुए इन लास्ट ईयर। समझ में आया। तो ज्यादातर उनको समझना था स्टैटिक को, जिसके रट्टे मारते हुए बैठे हो तुम। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। ठीक है, बाद में फिर बोलो। अब एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, इसको ज्यादा वो नहीं कर रहा था। मॉडरेटली राइज हुआ 0.9%। कस्टम इनपुट टैक्स रिडक्शन की वजह। कस्टम क्या होते हैं, हाँ, इंपोर्ट करते हैं। और मैंने क्या किया है,
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया है। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को हेल्प करना चाहता हूं, है ना। अगर मैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को हेल्प करना चाहता हूं तो मैं कस्टम टैक्स को बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? बढ़ाऊंगा। अच्छा, और रॉ मटेरियल पे कस्टम टैक्स को, इसी की वजह से ओवरऑल कस्टम रिडक्शन हुआ है। ठीक है, टू सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। देन जीएसटी, वही सब चीजें जो पढ़े हैं हमने। हाँ, एक ई वे बिल रिफॉर्म, प्रपोजल शिफ्ट फ्रॉम एनफोर्समेंट बेस्ड टैक्स टू ट्रस्ट डीजर फ्रेमवर्क। सेम वही बात, एनफोर्समेंट करने की बजाय मैं ट्रस्ट कर रहा हूं तेरे ऊपर, वॉलेंट्री कंप्लायंस की तरफ हम गोइंग। मुझे नेक्स्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? कैपिटल सिर्फ दो तरीके की हो सकती है ना, एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग कौन सी हो सकती है? एसेट रिड्यूस करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू हुआ? फाइन्स और पेनल्टीज। फाइन एक ही बात होगी, एक ही बात को कभी ऐसे पकड़ लेते हो, कभी ऐसे पकड़ लेते हो। और बताओ। हाँ, चलो लाइसेंस भी बोल दिया। और ग्रांट्स, ठीक है। रेमिटेंस गवर्नमेंट का थोड़ा ना मिलती है। इंटरेस्ट जो लोन दिया हुआ है। और बताओ बताओ। हम्म, यस, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मेजरली डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या होता है? टोटल प्रॉफिट में से शेयर, जितना तुम्हारा शेयर है, प्रॉफिट भी वही हुआ। कोई धंधा किया, प्रॉफिट मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट के इस टाइम में जो कंपनीज हैं, लास्ट ईयर भी कुछ कंपनीज थी, इस साल भी कुछ कंपनी है, प्रॉफिट में इतना ज्यादा राइज हुआ होगा? रेयर चांस है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा राइज हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, नॉन टैक्स रेवेन्यू ग्रू बाय 20%। समझ रहे हो? इतना अच्छा काम नहीं किया कि मेरी कंपनीज का प्रॉफिट 20% राइज कर जाए। तो गवर्नमेंट कंपनीज का भी प्रॉफिट 20% नहीं बढ़ा हुआ। तो 20% कहां से आया है? एक याद करो, आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर होता था। ठीक है, आरबीआई ने 2.68 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया है। इसकी वजह से ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आएगा ना, तो ये इसकी वजह से नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ गया? 20% राइज हो। एंड डिस इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटजी में चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू क्रिएशन की बजाय वैल्यू क्रिएशन में फोकस करो, बस स्टेक बेचने की नहीं। तो एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इन्होंने दिया है। मैंने क्या बताया था कि 50% से नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक सेल। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारा 50 से कम शेयर हुआ, तुम ओनरशिप कंट्रोल दोगे, है कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं कि जो कंपनीज एक्ट है 2013, ये बात कहां पे लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये कंपनीज एक्ट में, वो एक लॉजिकल चीज है, समझ में आता है। बट कंपनीज एक्ट में बात लिखी है कि 50% से ज्यादा जिसका शेयर है, दैट विल कंट्रोल द कंपनी। तो ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनीज एक्ट को ही चेंज कर दो, क्योंकि आप लगातार जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो। एक प्रॉब्लम आएगी इससे, क्या? कंट्रोल चला जाएगा तुम्हारा। एंड कंट्रोल इन स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई अभी तक बीएसएनएल रखी हुई है, कितनी घाटे में है? हमने सब कुछ बेच दिया, बीएसएनएल को नहीं बेचा। तो आप में आना चाहिए, क्यों नहीं बेचा? है कि नहीं?
क्योंकि वो स्ट्रेटजी के लिए बहुत अच्छी है। तुमको अगर आपस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बातें करवानी है तो तुम प्राइवेट सेक्टर के हाथों नहीं दे दोगे। वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की वो चीज होनी चाहिए, दैट कंट्रोल कर सको इसमें। तुमको अगर एरिया जो बॉर्डर एरियाज है, चाइना के बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है ना, बहुत बड़ा एरिया है। लद्दाख के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, पढ़ा है क्या कुछ ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी? सबसे लेस मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी लद्दाख के अंदर है। सबसे ज्यादा कहाँ है? अरे डिस्ट्रिक्ट बताओ कि यार, चलो याद देख लेना, बाकी ठीक है, बिहार है। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे मैं अपना मोबाइल टावर लगाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, है ना? तो प्राइवेट सेक्टर क्यों लगाएगा वहां पे टावर? बट लगाना तो है, ना सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए मगर वो स्ट्रेटेजिक रीजन है भाई। हमको मुझे कोई बताने वाला तो हो, इसीलिए मैं सैटेलाइट फोन्स ले रहा हूं। ठीक है, सैटेलाइट फोन से यस एटलीस्ट आर्मी या मिलिट्री बात कर पाए। अब तो मैं ये भी कर रहा हूं कि सैटेलाइट फोन्स प्रोवाइड कर रहा हूं किसको? फिशरमैन को। डिजास्टर मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी है ये, है कि नहीं? पढ़ा है क्या करंट अफेयर में कभी? ठीक है, तो ये मैं काम कर रहा हूं, मुझे समझे कि नहीं समझे? तो ये काम जरूरी हो जाते हैं। मिलिट्री सिर्फ गार्ड नहीं करती। 1965 की जब वॉर हुई थी, क्या, और 1980s में जब मुजाहिदीन आए थे कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर के लोगों ने पकड़ पकड़ के उनको धक्के से अथॉरिटी के हवाले कर दिया था। जो आया टूटा पकड़ा, अथॉरिटी को दे दिया। आज जो कश्मीर देख रहे हो हमेशा वैसा नहीं था। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कोई भेड़ चराने वाला है, हंसाओ मत, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान देने वाली चीज है। एक भेड़ चराने वाला क्या करेगा? ऊपर तक भेड़ चरा के लेके आएगा अपनी, है ना? समझे नहीं समझे? तो अगर वहां पे मेरी मिलिट्री पोस्ट ना भी हो, अगर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही तो वो इन्फॉर्म कर देगा ना। इन्फॉर्म करने के लिए उसका फोन तो होना चाहिए, है ही नहीं? सेम गोज फॉर द फिशरमैन। इट्स अ मैटर ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। हर जगह पे मिलिट्री नहीं हो सकती, लेकिन सिविलियन तो होंगे ना। तो सिविलियन कैन एड द मिलिट्री इन बॉर्डर सिक्योरिटी। तो ये सारे काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? गवर्नमेंट एंटरप्राइज, स्पेसिफिकली इन क्रिटिकल एरियाज। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस चक्कर में क्या नहीं करता था, डिस इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था 51 से कम हुआ तो मेरा तो कंट्रोल ही चला जाएगा इससे। तो इन्होंने एक बोल्ड स्ट्रेटजी ऑफर की है कि आप कंपनीज एक्ट को ही अमेंड कर दो और ये बोल दो कि भाई गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर 26% भी है, मोर देन 25% है, तो इट विल बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी कितना होना चाहिए गवर्नमेंट का? 51, उसी को तो बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये बोल रहे हो 25 कर दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में ट्रेंड देखने को मिला है, क्वालिटी की पे फोकस है, क्वांटिटी पे नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दिया गया है। ठीक है, रैशनलाइजेशन किया है इसका, 13% ऑफ जीडीपी से 10% ऑफ जीडीपी। जिसे क्या मिले मुझे? फिजिकल स्पेस। ये वर्ड पढ़ाया था ना मैंने, क्या होता है फिजिकल स्पेस? शायद आपने ही पूछा था फिजिकल स्पेस क्या होता है, बताओ। पूछा था ना मुझसे, 2-3 वर्ड्स पूछे थे उस टाइम पे, फिजिकल मार्कमैनशिप, है ना? याद है कुछ? नहीं याद है?
बताओ। फिजिकल स्पेस की जगह एक दूसरी वर्ड भी बोल सकता हूँ मैं, फिजिकल मैन्यूवरेबिलिटी। ये वर्ड भी आ सकता है। व्हाट इज फिजिकल स्पेस? इतने दिन तो हुआ ही नहीं क्या एक्सपेंडिचर? थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में बताओ। यूटिलाइजेशन। फिजिकल स्पेस होता है कि मैं कितना फिजिकल डेफिशिएट अलाउड है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना 4.4% फिजिकल डेफिशिएट रखना है, तो मैं अगर रेवेन्यू डेफिशिएट कम कर रहा हूं, अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा हूं, तो मेरे को ज्यादा फिजिकल स्पेस है, ज्यादा फिजिकल एक्सपेंडिचर करने की आजादी है कैपिटल के लिए। ठीक है। ओवरऑल मैं कितना फिजिकल डेफिसिट रख सकता हूं जिससे मेरी डेट सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। क्या? समझे कि नहीं समझे? आया कुछ यार? कि पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो? कान के नीचे बजाऊंगा तुम्हारे। पहली बार सुन रहे हो? इतना भी भूलने वाला पर्सन नहीं हूं मैं कि बताया और भूल गया। तो वैसे मैं हूँ, भूल जाता हूँ, मगर ये नहीं। आगे आता है क्या? सब्सिडी रिफॉर्म्स किए गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने के लिए। तुम्हारा फेवरेट डीबीटी है ना। डीबीटी से क्या किया गया है? एफिशिएंसी आई है, लीकेज कम हो गई है। हमने ये डाटा मेंस में यूज कर सकते हो। सब्सिडी में रिफॉर्म करके 3.8 लाख करोड़ बचा लिए। ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी क्या होता है? ये रेलवे में देखा जाता है कि जनरली तुमको लगता है ना कि रेलवे की टिकट बहुत महंगी है, उससे ज्यादा होनी चाहिए वो। क्रॉस सब्सिडी होता है मेरे पास रेलवे के अंदर दो चीजें, एक है फ्रेट, सामान ढोने वाली, और एक है पैसेंजर। तो मैं क्या करूंगा ना, इस फ्रेट से जो मेरे को प्रॉफिट होगा उससे पैसेंजर को सब्सिडाइज कर दूंगा। इससे ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे रेट ज्यादा करूंगा। ठीक है। तो इससे मेरा फ्रेट के अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी, मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है ना। तो ये प्रॉब्लम रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो है क्या? हाई फ्रेट रेट सब्सिडाइजिंग पैसेंजर एंड इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ आर कॉम्पिटिटिवनेस हर्डल। सेम थिंग गोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो मेरी कॉमर्शियल बिल आते हैं उन पे मैं बहुत ज्यादा रेट चार्ज करता हूं, किसके लिए? बाकी जनता को, रेजिडेंशियल हाउसेज में थोड़ी सस्ती बिजली देने के लिए। इसको बोलते हैं क्या? क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मगर इससे प्रॉब्लम ये होगी कि सेम रेट के लिए भी किसको नुकसान हो रहा है? मैन्युफैक्चरर को। इलेक्ट्रिसिटी में भी किसको नुकसान हो रहा है? हमारे ही मैन्युफैक्चरर, चाहे वो सर्विस हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को या डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को। तो मेरी कॉम्पिटिटिवनेस तो चली गई ना, उसके इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो दैट्स व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे इज से। देन एक और चीजें की है, प्रोसेस रिफॉर्म्स किए मैंने। प्रोसेस रिफॉर्म्स मींस मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रोसेस के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मेरे को स्टेट को क्या देने हैं? पैसे देने हैं। ठीक है। अब मैं स्टेट को पैसे दे दूं क्या? जब चाहो ले लो, या सबसे ईयर के फर्स्ट शुरू में ही उनको पैसे दे देता हूं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, स्टेट यूज ही नहीं करते, पड़े रहते हैं, आइडल पड़े रहते हैं। ठीक है। इवन नॉट जस्ट स्टेट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी शुरू में क्या करेंगे, बजट बनाते टाइम अपना शुरू में एक बना के दे देंगे, मेरे को इतना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव कर दिया, बजट मिल गया, तो अगर मैं आपको शुरू में ही पैसे दे दूं, खर्च ही नहीं करेंगे, लैप्स हो जाएंगे फंड, बेकार चले गए। तो उस अप्रोच को बोलते हैं क्या? क्रेडिट पुश अप्रोच। पहले से ही क्रेडिट दे दो।
क्या इसका मैंने चेंज किया है, डेबिट जस्ट इन टाइम, डेबिट फुल, जब तुम्हें जरूरत है तब तुम वहां पे डिमांड करोगे, तुमको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम्हें ही मिलने हैं। नहीं, जैसे गवर्नमेंट आपके पेरेंट्स करते हैं, बोल देंगे इस महीने तुमको 2,000 रुपये पॉकेट मनी दूंगा, लेकिन 2,000 रुपये शुरू में ही नहीं देंगे वो, 5,000 10,000 जो भी आपके देते हैं, लेकिन एक तो तुमको मंथ की शुरुआत में ही दे दे, कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम खत्म कर देते हो या फिर खत्म ही यूज ही नहीं करोगे, उससे एफिशिएंसी चली जाती है। एक बोलो फिर जो पैसे लगे मांग लेना, मांगने पड़ेंगे, आइडल नहीं पड़े रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये किसका यूज किया इन्होंने, एक पोर्टल का यूज किया, SNA सर्पर्स पोर्टल। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज SNA सर्पर्स पोर्टल, व्हाट्स इट्स यूज। इससे क्या करते हैं, गवर्नमेंट फंड्स की रिलीज के लिए एक पोर्टल। ठीक है, इससे हुआ क्या, आइडल फ्लोटिंग, जो पैसा फालतू में पड़ा रहता है, पहले 1.67 लाख करोड़ पड़ा रहता था ऐसे, अब कितना हो गया है, 0। इससे क्या कम हुआ, इंटरेस्ट सेविंग होगी। मेरे को पैसे किसी से उधार लेके ही तुम्हें देने हैं, तुम्हें तभी दूंगा जब तुम्हें जरूरत हो। कॉमन सेंस है ना ये तो, पहले ही दे दो, पड़े हो तुमने यूज भी नहीं किया भाई, मेरा फालतू का इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं। जब तुम्हें जरूरत होगी तब आपको क्या मिल जाएंगे, इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट तो बचा ना, मान लो मैंने अप्रैल में तुमको पैसे दे दिए 1,00,000 करोड़, उसका इंटरेस्ट तो लगा आज से ही लगना स्टार्ट हो गया, एज कम्पेयर टू मैं तुम्हें तुम्हें जरूरत हुई उसकी कब, दिसंबर की, तुमने खर्च किए दिसंबर में, तुम दिसंबर में क्यों नहीं मांगे तुमने, वो एक गलत चीज है कि बजट शुरू में ही पास हो गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि देंगे, अलोकेशन हुआ है उन पैसों का, मगर वो पेपर पे हुआ है। ठीक है, रियल में अकाउंट में नहीं आया किसी डिपार्टमेंट के या स्टेट्स की, वेन एवर दे नीड उसी टाइम में अकाउंट में आएंगे। इससे फायदा क्या होगा, इंटरेस्ट बचेगा मेरा, ये काम किया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आ जाते हैं कैपेक्स के ऊपर, इफेक्टिव कैपेक्स बताया हमने, रोड और रेल पे बहुत फोकस किया गया है, जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर गया है वो रोड एंड रेलवे पे 50% गया है। ठीक है, कौन भाई साहब बहुत ज्यादा खुश होंगे इससे, नितिन गडकरी एंड अश्वनी वैष्णवी, है ना, बोलेंगे ही पैसे की कमी नहीं है देश में, सारा पैसा तो तुम ले जा रहे हो। ठीक है, तो इससे आउटकम क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या आउटकम होता है प्राइवेट सेक्टर पे, क्राउडिंग, यही बोल रहे हैं ये भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट फाइनेंसेस के बाहर का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सेंटर टू स्टेट फाइनेंस इन ग्रोस टर्म्स। ग्रोस टर्म्स क्या होते हैं, टोटल टर्म्स डबल हो गए, कब से, फाइनेंशियल ईयर 20। मैं सेंटर जो स्टेट को पैसा देता था, ट्रांसफर करता था, यूनिलेटरल ट्रांसफर करता था, वो वापिस नहीं देते थे, पहले जितने होते थे उसका डबल हो गया सिर्फ 5 सालों में, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देन SASCI, जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लोन देते हैं इससे, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना देते हैं, 1.5 लाख करोड़ देते हैं, 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन, सब्सिडाइज कर एक तरह से, पैसे तुम वापिस भी दोगे तब भी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत कम वैल्यू हो जाएगी उनकी, है ना। अरे इन्फ्लेशन से वैल्यू डिग्रेड होती कि नहीं होती रुपए की। हाँ, तो ये दे रहे हैं जिससे स्टेट कैपेक्स पे कमी ना करे। ये एक तरह से स्कीम कैसे है कि भाई तुमको जो तुम्हारा बजट बनाना है बनाओ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन वो पैसे किस लिए दूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाने के लिए ही दूंगा, लोन पे दूंगा, इंटरेस्ट फ्री लोन पे दूंगा, तुमको सब्सिडाइज करूंगा, मगर उस पैसे का यूज लाडली बहना योजना नहीं करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है।
अब इसका एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, अपने पैसे को तुम रेवेन्यू में खर्च कर दोगे, है ना, है कि नहीं, सेंटर तो दे ही रहा है, इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और यही कंसर्न दिखाई है इकोनॉमिक सर्वे ने। स्टेट डेफिसिट कम आ गया है 3.2% ऑफ जीडीपी, फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा, एफआरबीए में क्या बोलता है, कितना होना चाहिए? पढ़ लेना, ठीक है। अब अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, यही बात मैंने आई थिंक पहले ही बताई थी। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि जो तुम स्टेट को ट्रांसफर तो कर रहे हो, अब ये बताओ ये जो एसएससीआई है, इट्स इट कंडीशनल और अनकंडीशनल? कंडीशनल है ना, कंडीशंस लगा दी तुमने कि यहाँ पे ही खर्च करोगे, तो ये बोल रहे हैं कि भाई अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर मत करो, कंडीशंस लगाओ, जो अच्छा करेगा ज्यादा ले लेगा, है कि नहीं? दैट इज व्हाट recommended by 15th फाइनेंस कमीशन ऑल्सो, कि रिफॉर्म्स ओरिएंटेड कैश दो, रिफॉर्म ओरिएंटेड ट्रांसफर करो, जो रिफॉर्म करेगा, जो अच्छा रिफॉर्म कर रहा है, जो फालतू में खर्चा नहीं कर रहा है, उसको ज्यादा पैसे दे दो, है ना, उसी को दो पैसे। मगर भी कोalition गवर्नमेंट है, ऑलवेज डिसीजंस, economic decisions are not always taken by for economic reasons, they can be taken from political and strategic reasons, ठीक है। then next, debt profile of the government, सेंटर डेट, सेंटर ने एक नया टारगेट बनाया, 50% सेंट्रल डेट होगा बाय फाइनेंशियल ईयर 31। एनके सिंह कमेटी ने कितना बोला था? सेंटर का डेट 60% था, क्या बोला था एनके सिंह कमेटी ने? हाँ, कितना? सेंटर का 60 सेंटर का था, स्टेट का 60 था, कम से कम पेज ही पलट के देख लो तो, ऐसे थोड़ा इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ा रहा हूँ, पूरा रिवाइज करवानी है, बोला था ना। 40-20 टोटल 60% था, सेंटर को 40% कर रहा था, वरना अगर टारगेट ही 60 होता तो 50 क्यों करता मैं? इतने भी ओवर अचीवर नहीं है। समझे कि नहीं समझे? एनके सिंह कमेटी ने बोला था कि 60% डेट टू जीडीपी रेशियो आइडल, आइडियल है वो तो बिल्कुल। अब इतने भी आइडियल चीजें अचीव थोड़ा ना होती, राम राज्य थोड़ा ना बनाना मैंने। तो फाइनेंशियल ईयर 31 तक हमने टारगेट रखा है कि 50% हम अचीव कर लेंगे, ठीक है, सेंटर का डेट। अब स्टेट की डेट की बात करूं, तो स्टेट ट्रेजरी बिल जो इश्यू करते हैं, हम्म, स्टेट ट्रेजरी बिल्स इश्यू करते ही नहीं है, सेंटर करती है सिर्फ। स्टेट क्या करते हैं? स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। तो जब स्टेट की फिजिकल हेल्थ नापता हूं मैं, मार्केट जब स्टेट की फिजिकल हेल्थ नापती है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, उसमें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को काउंट ही नहीं किया जाता। तो तुम कितना ही खराब करते रहो, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ नहीं बिगड़ेगी।
तो अभी सर्वे ने बोला है कि भाई रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करो, इनके इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट्स पे लेके आओ, फिस्कल हेल्थ के अंदर काउंट करो। देन जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसिस परफॉर्मेंस क्या है, जनरल गवर्नमेंट डेट कितने परसेंट से कम हो गया? सिंस 2020 बोल रहा हूं, 7.1% से कम हो गया है मेरा जनरल डेट, लेकिन सिंस 2020, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सिंस 2022 या 2023 नहीं बता रहा मैं, 20 प्री पेंडेमिक लेवल बता रहा हूं। ये लेवल क्या है? या पेंडेमिक लेवल ही मान लो, 2020 तो पेंडेमिक है ना। मैं बता ही नहीं रहा कि 2019 में कितना था, मैं तो उस साल का बता रहा हूं जब बहुत ज्यादा डेट बढ़ गया था। ओवरऑल डेट 85 89% चला गया था ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो वो कम हो गया है 7.1%। देन डेट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बोन फिस्कल रिस्पॉन्स फंक्शन से सर्वे ने ये प्रूव किया है कि भाई इंडिया का जो डेट सस्टेनेबल है, ये है क्या? बोन फिस्कल रिस्पॉन्स फंक्शन। मैंने तुमको डेट तुम्हारा सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये चीज में क्या बताया था? ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी जा रही है, एनकेसिंग कमिटी बताई थी, है ना। एक और चीजें सर्वे ने इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की है, बोन फिस्कल रिस्पॉन्स फंक्शन। दैट मींस डेट के लिए फिस्कल रिस्पॉन्स कैसा है, ध्यान से सुनो। जैसे ही कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज करता है, तो ये ऐसा फंक्शन है कि इस कंट्री का प्राइमरी बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। प्राइमरी बैलेंस क्या बताया था? प्राइमरी डेफिसिट का उल्टा, एक ही बात होती है, नेगेटिव टर्म्स में यूज करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट ही बताओ क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स या रेवेन्यू कर दो, गवर्नमेंट रेवेन्यू, एक ही बात है ना। ये फिजिकल डेफिसिट हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे तुम्हारा डेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तुम्हारी क्या बढ़ गई? इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अब मेरे को सस्टेनेबल बनाना है मेरा डेट, मतलब ये प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ा दूंगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दूंगा, है कि नहीं। तो रेवेन्यू डेफिसिट कम करूंगा मैं, फालतू खर्चे कम करूंगा, और टैक्स कलेक्शन बढ़ा लूंगा। ये एक मेथड है ये देखने का कि क्या गवर्नमेंट का डेट सस्टेनेबल है कि नहीं, ठीक है। तुमसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो बस वो इतना ही पूछेगी कि भाई साहब देखो बात है ऐसी, ये क्या है, बोन फिस्कल रिस्पॉन्स फंक्शन क्या है? इट्स अ मेथड टू शोकेस और टू फाइंड आउट अबाउट द गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबिलिटी। और ये ऐसा बोलता है कि जनरली व्हेन देयर इज राइज इन गवर्नमेंट डेट हिस्टोरिकली प्राइमरी बैलेंस इंप्रूव्स। ठीक, सही बात है। क्या लग रहा है कि क्या बोल रहा है आदमी, समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा इतना डेट भी नहीं है कि मैं प्राइमरी बैलेंस को इंप्रूव करके अपना डेट सस्टेनेबल ना बना पाऊं, ठीक है। इससे पहले एक और टर्म यूज की थी, दैट वाज यूज रिलेटेड टू फंक्शंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ।
उसमें ऐसा था कि जो आप डेट उठा रहे हो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट की जो यील्ड होती है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रोथ रेट से। अगर ग्रोथ रेट से ज्यादा चला गया तो फिर डूब गए, फिर सस्टेनेबल नहीं रहा। पहले भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स और ने बोला था कि ये अच्छी टर्म, और ये डायरेक्ट पूछ लिया गया था उसी साल, पीवाईक्यू में पूछ लिया गया था यूपीएससी ने, ये क्या है, कौन सा डेट सस्टेनेबल होगा, इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, क्या समझे कि नहीं समझे, बुझे। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे इतना इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, आई थिंक 2020 की बात है, ये 2020 का जो बजट था उसका इकोनॉमिक सर्वे में आया था, और डायरेक्ट 2020 के ही पीवाईक्यू में आ गया था क्वेश्चन। ठीक है, अगर भरोसा नहीं तो जाके देख भी लेना चाहिए। सेम चीज डेट के रिलेटेड उन्होंने बात की है, बॉन्ड फिस्कल रिस्पॉन्स फंक्शन क्या है, क्या लिखो, लिखी दो, यहीं पे लिख लो पेन से। इट्स अ मेथड, इट्स अ मेथड टू शोकेस, the method to showcase or calculate about the sustainability of government debt. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखो, according to this method, according to this method, historically when government debt rises, government debt rises, government improves the primary balance, government improves the primary balance। लिख ही लो प्राइमरी बैलेंस में क्या होता है, वरना तुम फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं। ये प्राइमरी डेफिसिट समझ में आया, प्राइमरी बैलेंस क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, रेवेन्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एक ही बात हो जाएगी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, है ना। प्राइमरी डेफिसिट ही है, बस उसका नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये क्या शोकेस करता है, कैन माय रेवेन्यू, हाउ मच रेवेन्यू आई एम गेटिंग टू हैंडल माय डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे जा रहा है एक्सपेंडिचर वो तो डेवलपमेंटल नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ये शोकस कर। ठीक है, बुझे कि नहीं बुझे, बार बार ये वर्ड यूज हुआ, प्राइमरी बैलेंस क्या है, मतलब प्राइमरी बैलेंस वर्ड का यूज हुआ इकोनॉमिक्स में, अभी तक नहीं आया प्राइमरी बैलेंस क्या होता है, आ सकता है इस साल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। लास्ट में इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी में इन्होंने बस ये बोला है कि जो इंडिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोले तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, वो इसके पीयर से, पीयर्स मींस जो बड़ी इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है या डेवलप्ड इकोनॉमीज है, लाइक ओईसीडी, ओईसीडी नेशंस, ओईसीडी क्या है, एक डेवलप्ड कंट्रीज की एक ग्रुप, डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप, इनके कंपैरिजन में मेरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हमारी कितनी है, नियरली 4% ऑफ जीडीपी, और ये 2 से 5%, तो लगभग ज्यादा ही है मेरा ऑन एन एवरेज, दैट्स व्हाट इट टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट चैप्टर, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। कल
ज्यादा हो गया क्या आज? ज्यादा नहीं हुआ ना? मजा आया? नहीं आया या बोर हो गए? थोड़ा सा रिवाइज भी करके आना है। ओके, लगभग सारी इकोनॉमी रिवाइज कर लेंगे हम थ्रू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज जब 2 चैप्टर किए, कल ज्यादा करेंगे हम। कल 10 चैप्टर तक निपटा देंगे। बस जो शुरू के चैप्टर्स है ना, 5 से 6 चैप्टर जो बचे हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या समझने का बहुत ज्यादा है। जैसे इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी तुम्हें पता ही है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देन देयर इज नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, प्लेइंग द लॉन्ग गेम। देन देयर इज इन्फ्लेशन। जो मेन चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको पहले पहले भी, दीज आर द मेन चैप्टर, कोर है इकोनॉमी के। देन नेक्स्ट चैप्टर आते हैं पॉलिटिकल चैप्टर, एग्रीकल्चर, फूड मैनेजमेंट, जिसका तुमको इतना उतावला हो रहा था, वो चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, कि सर एग्रीकल्चर वाले नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी वाले मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो ज्योग्राफी की चीजें हैं। ठीक है, वो तुमने जो पढ़ा है उससे आएगा, लेकिन इकोनॉमिकली फूड सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर यहाँ से आएगा। ठीक है, इसके बाद तो चिंटू पिंटू चैप्टर रह जाएंगे, हम निपटा देंगे। 3 दिन लगाऊंगा मैं। आज डे कौन सा हो गया? थर्सडे। कल फ्राइडे और सैटरडे। संडे को बजट एक दिन में कर लेंगे। हाँ, संडे भी क्लास हो। मंडे से सोशल इश्यूज निपटा देंगे हम। ठीक है, सो फार सो गुड। इस पे इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोग ऐसे झट के जवाब दो तो जल्दी कर ले हम। मटक जाते हो, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाता है तुम्हारा।